नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे धागों को समझने वाले हैं जिनसे हमारी पूरी दुनिया एक तरह से बंधी हुई है। ये धागे हैं परिवहन, संचार और व्यापार। सुनने में शायद ये सिर्फ शब्द लगें, हाँ बिल्कुल। लेकिन असल में ये वो नसें हैं, वो धमनियां हैं जो लोगों को, सामान को, यहाँ तक कि हमारे विचारों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आप कह सकती हैं कि यही चीजें चलाती हैं, उसे जिंदा रखती हैं। तो आज हमारे पास जो जानकारी है, हम उसके आधार पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड, ये कैसे काम करते हैं, खासकर भारत में, और ये कैसे एक दूसरे पर इतने निर्भर हैं। हाँ, ये इंटरडिपेंडेंस समझना बहुत जरूरी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले परिवहन, ट्रांसपोर्ट। आखिर ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, परिवहन का मतलब तो सीधा सा है, लोगों को, चीजों को, यहाँ तक कि जानकारी को भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन सोचिए, अगर ये ना हो तो ना कोई फैक्ट्री चलेगी, ना खेत का अनाज शहर पहुंचेगा। अरे, हम और आप भी तो कहीं आ जा नहीं पाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए इसे कहते हैं किसी देश की जीवन रेखा, लाइफलाइन। और ये लाइफलाइन जितनी अच्छी होगी, जितनी एफिशिएंट होगी, इकोनॉमी उतनी ही तेज दौड़ेगी। अगर सामान जल्दी पहुंचे, कम लागत में पहुंचे, तो हर चीज लोगों के लिए ज्यादा सुलभ हो जाती है, सस्ती हो जाती है। तो परिवहन के मोटे तौर पर 3 मैदान हैं, कह सकते हैं। हाँ, 3 मुख्य डोमेन्स हैं: जमीन, पानी और हवा, लैंड, वाटर, एयर। तो सबसे पहले जमीन की बात करते हैं। स्थलीय परिवहन, जो शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा है। बिल्कुल। इसमें 2 मेन प्लेयर्स हैं, सड़कें और रेल। हाँ जी। सड़कें, रोड्स, ये तो कमाल की चीज है। मतलब डोर टू डोर कनेक्टिविटी, आपके घर से, फैक्ट्री के गेट से सीधे मंजिल तक। सही। और क्या आपको पता है, भारत का जो रोड नेटवर्क है वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसमें देखिए नेशनल हाईवेज हैं, जैसे वो NH-44, कश्मीर से कन्याकुमारी। सोचिए कितना लंबा है। ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये तो एक पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है। रास्ते में कितने शहर, कस्बे आते हैं, उन सब की इकोनॉमी को इसने बूस्ट दिया है। हाँ, ये बात सही है। फिर स्टेट हाईवेज हैं, जिलों की सड़कें हैं, गांव की सड़कें, ये सब मिलकर देश के कोने कोने तक पहुंच बनाते हैं। और NHAI जैसी संस्थाएं हैं जो इनको देखती हैं। यहाँ एक बात और है, नेटवर्क का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन सड़कों की क्वालिटी, उनकी पहुंच, वो ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, कैसे? देखिए, अच्छी सड़क होगी तो किसान की फसल जल्दी मंडी पहुंचेगी, खराब नहीं होगी। छोटे उद्योगों को कच्चा माल आसानी से मिलेगा। हाँ, ये तो है। लेकिन कई बार क्या होता है, हाईवे तो बहुत शानदार बन गया, पर गांव तक या फैक्ट्री तक जोड़ने वाली जो आखिरी सड़क है, वो कच्ची रह गई या टूटी फूटी है। बिल्कुल, जिसे कहते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर उस शानदार हाईवे का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। लागत बढ़ जाती है, समय ज्यादा लगता है। ये एक अहम पॉइंट है। अच्छा, अब आते हैं जमीनी परिवहन के दूसरे महारथी पर, रेल। हाँ, रेलवेज। अगर बहुत सारा सामान ले जाना हो, खासकर भारी वजन वाला, जैसे कोयला है, लोहा, अनाज, सीमेंट, और लंबी दूरी तक ले जाना हो, तो रेल से सस्ता और बेहतर शायद ही कुछ है। और भारतीय रेल, अरे ये तो अपने आप में एक चलती फिरती दुनिया है। एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा। सोचिए, 1853 में वो पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे, और आज ही पूरे देश को एक धागे में पिरोए हुए हैं। हाँ बिल्कुल। पहले वो अलग अलग गेज की पटरियां होती थी ना, ब्रॉड, मीटर, नैरो, उससे बड़ी दिक्कत होती थी। सामान उतारो, दूसरी ट्रेन में चढ़ाओ। हाँ, ट्रांसशिपमेंट में बहुत समय और पैसा बर्बाद होता था। लेकिन अब तो लगभग पूरा नेटवर्क एक ही गेज, ब्रॉड गेज में बदल गया है। इसका असर बहुत बड़ा है। हाँ, इससे मालगाड़ियां अब बिना रुके ज्यादा दूरी तय कर सकती हैं, उनकी स्पीड भी बढ़ी है। बिल्कुल। और देखिए, वंदे भारत जैसी ट्रेनें पैसेंजर ट्रैवल को बदल रही हैं, लेकिन इकोनॉमी के लिए जो असली गेम चेंजर हैं वो हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। सही कहा, ये मालगाड़ियों के लिए अलग समर्पित रास्ते हैं। हाँ, ताकि वो बिना पैसेंजर ट्रेनों की भीड़भाड़ से तेजी से चल सकें। उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचाना, तैयार माल बंदरगाहों तक ले जाना, ये काम चुपचाप लेकिन पूरी ताकत से कर रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बैलेंस है। देखिए, यात्री ट्रेनों की स्पीड, उनकी चमक दमक, उस पे सबका ध्यान जाता है। हाँ, वो ज्यादा दिखती हैं। लेकिन शायद देश की औद्योगिक ग्रोथ के लिए माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाना वो ज्यादा जरूरी है। रेलवे सिर्फ लोगों को नहीं जोड़ता, वो उद्योगों को, बाजारों को भी जोड़ता है। सही बात। अच्छा, जमीन से हटकर अब पानी पर चलते हैं।
जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। ये अक्सर खासकर भारी और बड़े सामान के लिए सबसे सस्ता माना जाता है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर। हाँ, इसका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है रोड या एयर ट्रांसपोर्ट से। इसके दो रूप हैं, एक तो देश के अंदर नदियों नहरों में, जिसे अंतर्देशीय कहते हैं, इनलैंड वाटरवेज। हाँ, और दूसरा समंदर में, ओशियानिक। तो पहले अंतर्देशीय की बात करते हैं। भारत में नदियों का जाल तो है ही। गंगा नदी पर वो नेशनल वाटरवे 1 NW1 प्रयागराज से हल्दिया तक। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए कितना कोयला, अनाज, सीमेंट वगैरह सड़क या रेल की भीड़ कम करके नदी के रास्ते ले जाया जा सकता है। बिल्कुल। फिर ब्रह्मपुत्र पर NW2 है असम में, केरला में वो नहरों का नेटवर्क है NW3। हाँ, इसमें पोटेंशियल तो बहुत है, हालांकि शायद अभी इसका उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा जितना हो सकता है। हाँ, ये बात सही है। इसकी क्षमता का भी पूरा उपयोग नहीं हुआ है। अगर इन जल मार्गों को बंदरगाहों से रेल नेटवर्क से अच्छे से जोड़ दिया जाए तो ये लॉजिस्टिक्स की लागत काफी कम कर सकते हैं। बिल्कुल, सड़क और रेल पर दबाव भी कम होगा। अच्छा, अब दूसरा पहलू, समुद्री जलमार्ग, ओशनिक वाटरवेज। ये तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जान है। भारत की कोस्टलाइन हजारों किलोमीटर लंबी है और यहाँ कई बड़े बंदरगाह हैं। मेजर पोर्ट्स। हाँ, सारे नाम तो नहीं लेंगे, पर जैसे पश्चिम में कांडला है, जिसे अब दीनदयाल पोर्ट कहते हैं, कच्चा तेल और दूसरे इंपोर्ट्स के लिए बहुत अहम है। मुंबई पोर्ट है, पूरब में चेन्नई है, विशाखापट्टनम है। ये तैयार माल जैसे गाड़ियां, इंजीनियरिंग गुड्स, इनके एक्सपोर्ट के बड़े सेंटर हैं। और देश में करीब 13 बड़े बंदरगाह और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। यहाँ समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि पोर्ट सिर्फ जहाजों के रुकने की जगह नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड के गेटवे हैं, दरवाजे हैं। अच्छा, एक पोर्ट कितना मॉडर्न है, वहाँ सामान उतारने चढ़ाने में कितना टाइम लगता है, कस्टम क्लियरेंस कितनी जल्दी होती है, ये सब बातें सीधी सीधे देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लागत को, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को प्रभावित करती हैं। मतलब बंदरगाह अगर एफिशिएंट नहीं है तो हमारा सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए बंदरगाहों का विकास, उनकी कुशलता, ये इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है। राइट। अच्छा, अब जमीन हो गया, पानी हो गया, अब हवा में उड़ते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट। सबसे तेज, लेकिन शायद सबसे महंगा भी। हाँ, आमतौर पर। जब वक्त की कीमत बहुत ज्यादा हो, या दूरी बहुत हो, या कोई इमरजेंसी हो, तब तो हवाई जहाज काम आते हैं। बिल्कुल। हाई वैल्यू आइटम्स जैसे दवाइयाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, या जल्दी खराब होने वाला सामान है, हाँ, पेरिशेबल्स, उनको भेजने के लिए, और बेशक इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए ये मुख्य साधन है। भारत में इसकी शुरुआत याद है? 1932 में टाटा एयरलाइंस। हाँ, जो बाद में एयर इंडिया बनी। और आज दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AI, ये सब देखती है। और वो उड़ान स्कीम भी है। हाँ, उड़े देश का आम नागरिक, छोटे शहरों को हवाई नक्शे पर लाने की कोशिश, ताकि हवाई यात्रा सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे। देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट का महत्व सिर्फ स्पीड में नहीं है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री की रीढ़ है, बिजनेस ट्रैवल को आसान बनाता है, और उन इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है जहां टाइम इज मनी। हाँ, ये बात तो है। लेकिन हाँ, ये महंगा है और इसका कार्बन फुटप्रिंट भी ज्यादा है। ये सस्टेनेबिलिटी के नजरिए से एक चुनौती जरूर है। तो ये तो ही परिवहन की बात, चीजों और लोगों की मूवमेंट। लेकिन आज के दुनिया में एक और चीज है जो शायद इससे भी तेजी से मूव करती है। वो क्या? सूचना, इंफॉर्मेशन। आहा, कम्युनिकेशन। बिल्कुल, संचार। अगर परिवहन शरीर है तो संचार शायद उसकी आत्मा है। क्या बात है, अच्छा कहा। संचार मतलब सूचनाओं का, विचारों का, संदेशों का आदान प्रदान, एक्सचेंज। इसे भी हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो है व्यक्तिगत संचार, पर्सनल, जैसे हम फोन पे बात करते हैं, ईमेल भेजते हैं, मैसेज करते हैं। हाँ, 1 to 1 या 1 to few। और दूसरा है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचना, जैसे रेडियो, टीवी, अखबार। और आज के जमाने में सबसे बड़ा इंटरनेट और सोशल मीडिया। ओहो, इंटरनेट ने तो सब कुछ बदल दिया है। बिल्कुल, आज की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो कमाल ही है। इंटरनेट तो खैर है ही, फिर सैटेलाइट्स हैं। याद है भारत की वो INS-60 श्रृंखला? हाँ, बिल्कुल। टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मौसम की जानकारी, टेली एजुकेशन, सब में काम आती है। ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछ रहा है देश में, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 5G टेक्नोलॉजी आ रही है। और GPS, लोकेशन ट्रैकिंग, वो तो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ISRO जैसी संस्थाएं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में इतना बढ़िया काम कर रही हैं, और सरकार का दूरसंचार विभाग, डोटी, नीतियां बनाता है। यहाँ जो बात सबसे मजेदार है,
वो ये कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने सिर्फ हमारे बात करने का तरीका नहीं बदला है, अच्छा, इसने परिवहन और व्यापार को भी पूरी तरह से बदल दिया है। कैसे? जरा समझाइए। अरे अब आप दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हाँ, ई-कॉमर्स। अपने शिपमेंट को रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पहुंचा। वीडियो कॉल पर दुनिया भर में किसी से भी मीटिंग कर सकते हैं। सही बात है। जरा सोचिए, बिना तेज और भरोसेमंद कम्युनिकेशन के आज का ई-कॉमर्स कैसे चलेगा, या ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये जो जानकारी का तेज फ्लो है ना, यही मॉडर्न लॉजिस्टिक्स की बुनियाद है। बिल्कुल सही कहा। और इसी मजबूत परिवहन और तेज संचार के दम पर खड़ा होता है हमारा तीसरा स्तंभ, व्यापार। ट्रेड। व्यापार यानी वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी दो तरह का होता है। एक है आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड, जो देश की सीमाओं के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए सूरत की किसी मिल में कपड़ा बना और वो दिल्ली के बाजार में आकर बिक गया, या पंजाब के किसान ने गेहूं उगाया और वो चेन्नई में किसी के घर की रोटी बना। अच्छा। ये देश के अलग अलग हिस्सों की जरूरतों को पूरा करता है और उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। और ये आंतरिक व्यापार जितना मजबूत होगा, इकोनॉमी उतनी आत्मनिर्भर और स्थिर होगी। इसके लिए जरूरी है कि राज्यों के बीच सामान आसानी से आ जा सके, जिसमें फिर वही बात आ गई, परिवहन और संचार का बड़ा रोल है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, यानी देशों के बीच खरीद फरोख्त। हाँ, जब भारत मान लीजिए दवाइयां बेचता है दूसरे देशों को, या कपड़े, या सॉफ्टवेयर सर्विसेज, या हीरे जवाहरात, तो उसे हम निर्यात कहते हैं, एक्सपोर्ट। और जब हम बाहर से कुछ खरीदते हैं, जैसे कच्चा तेल, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना, वो हो गया आयात, इम्पोर्ट। है। और भी कई देश हैं। हम फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों के एक्सपोर्ट में दुनिया में काफी आगे हैं। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। हाँ, जेनेरिक दवाओं में तो हमारा दबदबा है। लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी एनर्जी जरूरतें पूरी करने के लिए कच्चे तेल के इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। हाँ, ये एक निर्भरता है। और यहीं पर व्यापार संतुलन या बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात आती है। अच्छा, वो क्या होता है? सिंपल है, हमने जितने मूल्य का सामान बेचा यानी एक्सपोर्ट किया, और जितने का खरीदा यानी इंपोर्ट किया, उसका अंतर। ओके। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तो हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस है, मतलब फायदा। और अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो ट्रेड डेफिसिट है, यानी घाटा। किसी भी देश के लिए कोशिश यही रहती है कि ये बैलेंस बना रहे या सरप्लस में रहे। समझ गया। तो अब अगर हम इन तीनों को, परिवहन, संचार और व्यापार, इनको एक साथ रखकर देखें, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हाँ, ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जैसे शरीर के अलग अलग अंग। एकदम। अब व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सामान भेजना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? परिवहन, ट्रांसपोर्ट, चाहे ट्रक हो, ट्रेन हो, जहाज हो, हवाई जहाज हो। बिल्कुल। और आपको ऑर्डर लेने के लिए, पेमेंट करने के लिए, कस्टमर से बात करने के लिए, ये जानने के लिए कि माल कहाँ पहुंचा, उसके लिए संचार चाहिए, फोन, इंटरनेट, ईमेल। करेक्ट। अब सोचिए, अगर परिवहन बहुत धीमा है या बहुत महंगा है, या फिर कम्युनिकेशन भरोसेमंद नहीं है, बार बार कट जाता है, तो व्यापार तो ठप हो जाएगा। हो ही जाएगा। इसीलिए एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, एक तेज और रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम और एक फलता फूलता ट्रेड, ये तीनों मिलकर ही किसी देश की तरक्की की कहानी लिखते हैं। एक में भी कमजोरी आई तो बाकी दो पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। इन्हें आप आधुनिक अर्थव्यवस्था के 3 पहिए कह सकते हैं। तीनों का साथ चलना और सही बैलेंस में चलना, यही विकास की गारंटी है। तो आज हमने परिवहन के अलग अलग साधनों को देखा, सड़क, रेल, जल, वायु। फिर हमने संचार की इस बदलती दुनिया पर बात की, और फिर व्यापार के अंदरूनी और बाहरी पहलुओं को समझा। हाँ, और सबसे जरूरी बात ये समझी कि ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही मशीन के पुर्जे हैं जो एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल। उम्मीद है इस चर्चा से ये समझने में मदद मिली होगी कि जब हम खबरें सुनते हैं ना कि नया हाईवे बन रहा है, या नई ट्रेन चली, या बंदरगाह का विस्तार हो रहा है, या इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है, तो उसका असर कितना गहरा होता है और कितनी दूर तक जाता है, वो सिर्फ एक खबर नहीं होती। सही कहा।